हेलो साथियों, नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर पढ़ेंगे। अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो उसको हम कवर करेंगे। और ये जो करंट अफेयर है आपके मेंस पेपर 5 और पेपर 6 में बहुत काम आता है। जब आपको अच्छे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, अच्छे डेटा मिलते हैं, तो आपका आंसर अच्छा होता है। ऐसे ही आप देखोगे कि आप ARO या UPPCS की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रीलिम्स में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं जो यूपी के करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि इंडिया में 99th रामसर साइट हो गई हैं। तो अब ये बात है कि उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट हो गई हैं। तो आप देखोगे कि जो 99th जो रामसर साइट हुई थी भारत की, वो उत्तर प्रदेश की 12वीं रामसर साइट थी। वो कौन सी थी? सेका झील। तो सेका झील जो उत्तर प्रदेश की है, अलीगढ़ में है। तो अलीगढ़ में आप देखोगे अलीगढ़ की जो रामसर साइट है वो भारत की 99वीं रामसर साइट हो गई है। तो देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में अभी टोटल कितनी रामसर साइट हैं, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में टोटल 12 रामसर साइट हैं। कितनी है भैया? यूपी में कितनी टोटल रामसर साइट हैं? 12 हैं। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में टोटल रामसर साइट कितनी है? 99 है। थोड़ा रामसर साइट के ऊपर और इन डेप्थ हम बात कर लेते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो रामसर साइट क्यों बनाई गई है, तो रामसर साइट के नोट्स आप बनाओ। रामसर साइट्स के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कवर करो कि रामसर साइट्स क्यों बनाई गई। तो रामसर साइट्स इसलिए बनाई गई कि आर्द्र भूमि का क्या किया जाए, जितनी भी हमारी आर्द्र भूमि है उनका क्या किया जाए? प्रोटेक्शन किया जाए, आर्द्र भूमि संरक्षण किया जाए। समझ गए? संरक्षण किया जाए। समझ सकते हो आप, ये लिख सकते हो कि हमारा जो वेटलैंड प्रोटेक्शन है, वेटलैंड प्रोटेक्शन किया जाए, वेटलैंड प्रोटेक्शन किया जाए। कि मतलब जितने भी हमारे तालाब हैं, झील है, उनको बचाया जाए, जिससे हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है इन्हीं के कारण होता है। अब बोलोगे कि ये रामसर साइट क्यों बनाई गई थी, तो एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। तो ये कब हुआ था? तो रामसर कन्वेंशन हुआ था ये ईरान में। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था। ईरान में एक जगह थी रामसर, उसी के नाम पर इस कन्वेंशन का नाम रखा गया रामसर साइट, जिसका उद्देश्य ये था कि आर्द्र भूमियों को बचाया जाए, वेटलैंड्स को क्या किया जाए? बचाया जाए। ठीक है, रामसर कन्वेंशन तो 2 फरवरी को हुआ था। अब बोलोगे सर भारत में कितनी टोटल रामसर साइट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में टोटल रामसर साइट कितनी हो गई? 99। अब बोलोगे सब भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में है? राज्य की हम बात करें तो सबसे ज्यादा भाई सब तमिलनाडु में है। कहां पर है? राज्य की हम बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट हैं, 20 हैं। और इसके बाद आता है यूपी। यूपी में कितनी है भैया? 12 है। तो यूपी की 12 रामसर साइट। तो यूपी की जो 12 रामसर साइट है, कभी कभी इन्हीं पर क्वेश्चन आ जाता है पेपर 6 में, याद रखना। यूपी स्पेशल पेपर 6 है, उसमें आपको याद रखना कि कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश की रामसर साइट के बारे में जिक्र करें, कितनी रामसर साइट्स हैं। तो आप देखोगे 2024 के मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन था यूपी स्पेशल पेपर 6 में। तो ये रामसर साइट कितनी है अभी हम आपको बताएंगे, वो आप लिख लेना, मैप पर आप उसको दिखा सकते हैं। और आगे चलते हैं तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 20 है, इसके बाद सेकंड नंबर पर यूपी आता है जो 12 है। अब हम बात करते हैं विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है। विश्व की हम बात करें तो यूके, यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें तो यहाँ पर 176 रामसर साइट है। समझ गए? दूसरे नंबर पर मैक्सिको आता है। हो सकता है अब ये बढ़ गई हो या कांस्टेंट हो, ये पुराना डाटा है। मैक्सिको में 144 है। और तीसरे नंबर पर भाई साहब इंडिया आता है। तो पूरे विश्व में इंडिया कौन से नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। 99 रामसर साइट है। कई बार ये आ जाता है कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, कि कोई रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड, तो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो जब ये कन्वेंशन हुआ था तभी मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। मेरी बात समझ गए? तो देखो ये इन डेप्थ पढ़ाई होती है कि कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बहुत अच्छे से आप हैंडल कर लोगे कि सर रामसर कन्वेंशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे। ये है आपके प्रीलिम्स का नोट्स बनाने का तरीका। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया। तो हम आ जाते हैं थोड़ा दोबारा से करंट अफेयर पर, कि आप देखोगे कि भारत में टोटल 99 रामसर साइट हो गई हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 12 रामसर साइट हो गई हैं। रिसेंटली जो रामसर साइट उत्तर प्रदेश में ऐड हुई है उसका नाम है सेका झील बर्ड सेंचुरी, जो कहां पर है? जो अलीगढ़ में है। कहां पर है भैया? जो अलीगढ़ में है।
तो ये आप देख सकते हो, तो कहां पर है, ये अलीगढ़ में है, इसके बारे में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की कितनी रामसर साइट है, तो आप देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश में आप देखोगे जो रिसेंटली रामसर साइट है, सेका झील वर्ल्ड सेंचुरी अलीगढ़ में है, 2026 में इसको रामसर साइट बनाया। अभी रिसेंटली पटना पश्चिम बिहार है, ये एटा में, हम यहीं से हैं, 2026 में रामसर साइट बनाया। इससे पहले बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, संत कबीर नगर से 2021 में बनाया। हैदरपुर वेटलैंड है, इसको भाई साहब बिजनौर और 2021 में बनाया। सूर सरोवर जो आगरा में, इसको कीथम लेक भी बोलते हैं, इसको 2020 में बनाया। समझ रहे मेरी बात को। ऐसे ही आप देखोगे पार्वती अर्गा है, ये गोंडा में है, तो इसको 2019 में बनाया। तो ये सब बातें आप लिख सकते हो, अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। तो बताओ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि सर ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं? ठीक है, ठीक है। और हम बात करते हैं ऐसे देखोगे समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी की बात करें, ये रायबरेली में 2019 में। सबसे पुरानी रामसर साइट कौन सी है? अपर गंगा रिवर जो है वो आप देखोगे नरोरा में है, 2005 में बनी थी। तो पिछली बार एक बार क्वेश्चन भी आया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी रामसर साइट कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में भाई साहब सबसे पुरानी रामसर साइट कौन सी है? नरोरा में है, अपर गंगा रिवर। तो ये टोटल 12 रामसर साइट हैं, और ये आप मैप पर भी दिखा सकते हो उत्तर प्रदेश के। तो यूपी स्पेशल पेपर 5 या पेपर 6 में यूपी स्पेशल पेपर 6 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लिख लीजिएगा। हम अगली बात करते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि न्यूयॉर्क सिटी में हाफ मैराथन 2026 एक प्रतियोगिता हुई थी, और वहां उत्तर प्रदेश के लंबी दूरी के धावक गुलबीर सिंह ने भाई साहब तीसरी रैंक अचीव की थी। तो सिटी हाफ मैराथन में तीसरा स्थान हासिल करने वाले प्लेयर का नाम बताओ, ये पूछा जा सकता है। तो गुलबीर सिंह का नाम आपको याद रखना है। और इसका डिस्कशन किसने, मन की बात जो प्रोग्राम होता है, मोदी जी ने इसमें इनका डिस्कशन भी किया था, कि मोदी जी ने बोला कि अभी न्यूयॉर्क में सिटी हाफ मैराथन हुआ था, उसमें तीसरा जो स्थान हासिल किया है वो गुलबीर सिंह ने किया है, और ये यूपी के रहने वाले। इतना आप लिख लोगे। ऐसी नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन। बताओ ये जो इवेंट हुआ है ये कहां पर हुआ है? तो इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26, तो ये कहां पर हुआ है? ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये यूपी से रिलेटेड हो गया। और इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 650 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया है, और 63 कौशल श्रेणियों में अलग अलग लोगों ने भाग लिया था। और ये किसने कराया था? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने, और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के द्वारा आयोजित किया गया। तो ये क्वेश्चन देखो, दो स्टेटमेंट बन सकते हैं इस वाले करंट अफेयर पर। क्या आप ये बताइए कि इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन पर दो स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, प्रीलिम्स देने जाओगे 6 दिसंबर को, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाएगा कि इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन में दो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये दिल्ली में हुआ था, गलत, ग्रेटर नोएडा में हुआ है। और ये किसने ऑर्गेनाइज कराया था? ये आपको पता होना चाहिए कि भैया MSDE ने और NSDC ने। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट, और इसमें जो विनर होंगे वो कहां पर पार्ट लेंगे? जो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन होगा विश्व लेवल पर, ये संघाई में होगा 2026 में। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड स्किल कंपटीशन कहाँ होगा? संघाई में होगा, चीन में होगा। तो कहां पर होगा? चीन में होगा, ये आप लिख लोगे, तो चीन में होगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। लॉन्च ऑफ 250 इलेक्ट्रिक एंड CNG व्हीकल्स। तो आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या चाहता है कि भारत का जो टारगेट है 2070 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करना। तो 2070 जो भारत का टारगेट है नेट जीरो एमिशन को अचीव करना, उसको अचीव करने के लिए भारत भी, उत्तर प्रदेश भी बहुत सा काम कर रहा है। क्या कर रहा है वो आप देखोगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहा है। तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ नगर निगम के लिए 250 इलेक्ट्रिक और CNG वाहन लॉन्च किए। तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीन एनर्जी को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, समझ गए, क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, अर्बन एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर बना रहे हैं, समझ रहे, कार्बन एमिशन को कैसे कम कर रहे हैं। ये सब बातों के लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि लखनऊ जो हमारा नगर निगम है उसके लिए 250 इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किए हैं योगी जी ने। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन हुआ है। तो बताओ ये कहां हुआ है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाराणसी में हुआ है। तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी भाई साहब
बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो दोनों अपने कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं, समझ गए। और अच्छी बात है कि स्टेट में जितना कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होगा उतनी अच्छे बेहतर काम होंगे, उतनी डेवलपमेंट्स होंगे, समझ गए। तो आप देखोगे कि इसलिए मध्य प्रदेश और यूपी सहयोग सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यादव जी, वो कहाँ घूमने आए, वाराणसी में, और योगी जी ने भी यहाँ पर पार्ट लिया। तो इसमें कई कई बातें हुई, दोनों राज्यों ने मिलकर कई एग्रीमेंट किए हैं। तो आप देखोगे एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन कहां पर हुआ, 31 मार्च को वाराणसी में आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच नदी जोड़ जो योजना है उसको बढ़ाया जाए, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाया जाए, पर्यटन को बढ़ाया जाए, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाया जाए। और भी मुरैना में 2000 मेगावाट की एक संयुक्त सौर परियोजना भी शामिल थी, उसको भी प्रमोट किया गया। तो देखो कौन कौन से एग्रीमेंट किए गए हैं एमपी और यूपी सहयोग सम्मेलन में, उनको हम देखते हैं। तो पहला बात तो ये कि धार्मिक पर्यटन और तीर्थ यात्रा प्रबंधन की बात की गई है। तो आप देखोगे कि वाराणसी में आपने देखा होगा कि वाराणसी में भाई साहब भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत से लोग घूम के भी आए होंगे, समझ गए। तो काशी विश्वनाथ नाम सुना होगा। तो काशी विश्वनाथ में जो तकनीकी चलाई जा रही है कि भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए, तो भाई साहब मुख्यमंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने बोला कि जो तकनीकी काशी विश्वनाथ में लगाई जा रही है उसी को हम महाकालेश्वर में भी लगाएंगे। दूसरा, गंगा नर्मदा शिल्प कॉरिडोर खोला जाएगा कि दोनों राज्यों की शिल्प विरासत को आपस में जोड़ने के लिए नई अवधारणा पेश की गई है, गंगा नर्मदा शिल्प कॉरिडोर। तो मध्य प्रदेश के चंदेरी महेश्वर रेशम समूह तथा उत्तर प्रदेश के बनारसी रेशम बुनकरों के बीच एक क्या किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन किया जाएगा, जिससे गंगा नर्मदा शिल्प कॉरिडोर के तहत हम क्या करेंगे, इनके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, समझ गए। ये आप लिख सकते हैं। ऐसे ही देखोगे व्यापार और निवेश की बात हुई है, तो दोनों राज्यों ने ये बोला कि एक जिला एक उत्पाद को हम बढ़ाएंगे। जो मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद होंगे उनको उत्तर प्रदेश प्रमोट करेगा, और उत्तर प्रदेश के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होंगे उसको भाई साहब मध्य प्रदेश प्रमोट करेगा। और मध्य प्रदेश ने यह भी बोला कि हम एक यूनिटी मॉल खोलेंगे, समझ गए। तो सीएम यादव ने बोला कि उज्जैन में हम यूनिटी मॉल खोलेंगे और उस यूनिटी मॉल में हम उत्तर प्रदेश के जो प्रोडक्ट हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उनको दिखाएंगे। अच्छी बात है। ऐसी कैन बेतवा लिंक परियोजना को हम अच्छे से करेंगे जिससे दोनों राज्यों को फायदा होगा। तो कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी आपने पढ़ा होगा, समझ गए। तो ये कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दिखाते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जिससे दोनों राज्यों को बेनिफिट होगा। तो ये जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जो हमारा सहयोग सम्मेलन हुआ था ये वाराणसी में हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फार्मर रजिस्ट्री ड्राइव चलाई थी कि हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं उनका डेटा इकट्ठा करेंगे कि उनके पास जमीन कितनी है, कौन कौन सी खेती करते हैं, आधार क्या है उनका, बैंक अकाउंट क्या है। तो इससे कोई भी स्कीम हम इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, कोई करप्शन नहीं किया जा सकता है। तो ये गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डेटा कलेक्ट किया है जिसमें हम जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनका हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ये लिख सकते हो कि कौन से राज्य ने अपने जो किसानों का डेटा इकट्ठा किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो भी डीबीटी के थ्रू पैसा दिया जाता है, पीएम किसान योजना के तहत पैसा दिया जाता है, फसल बीमा योजना इंप्लीमेंट की जाती है, सब्सिडी वो सही लोगों को मिलेगी, लाभार्थियों की सटीक पहचान होगी, डेटा आधारित हम पॉलिसी बना पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट्स होंगे, समझ गए, ये बेनिफिट्स होंगे, ये आप समझ सकते हो। ऐसे ही आगे चलते हैं भैया। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर। तो आपने एक अभी बजट आया था उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे भी आया था, तो आपने जरूर पढ़ा होगा। यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपने इकोनॉमिक सर्वे उत्तर प्रदेश का पहली बार निकला था, नहीं पढ़ा होगा तो कहने का मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हो फिर भैया, समझ गए। ऐसी बजट भी निकला था तो उसमें बहुत सी बातें की गई थी कि उत्तर प्रदेश में लगभग टोटल 24 एयरपोर्ट होने जा रहे हैं और उन 24 एयरपोर्ट में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए भाई। तो कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में कौन कौन से हैं। पेपर 6 में यही क्वेश्चन आ जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो आपको पता होना चाहिए जेवर एयरपोर्ट है जो नोएडा में है। तो आप वेस्टर्न यूपी से चलो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है वेस्टर्न यूपी में, एक तो जेवर हो गया। फिर आप आ जाओ भाई साहब लखनऊ, समझ गए, लखनऊ आप करोगे तो लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट हो गया। फिर आप देखोगे इससे आप जाओगे फिर वाराणसी,
वाराणसी में आपने देखा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर आप चले जाओ कहाँ पर, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर आप चले जाओ अयोध्या। तो ये टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में, जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं तो उत्तर प्रदेश में है। समझ गए? तो ये बातें, तो अभी आप देखो कि जो नोएडा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसका जो फेज 1 था जो जेवर में बना है उसको लॉन्च किया अभी मोदी जी ने, यही बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ये जो जेवर एयरपोर्ट बनाया गया है वो पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ये प्राइवेट कंपनी जो आई है वो कहां की आई है, जर्मनी की एक कंपनी है वो इसको बना रही है। कहां की कंपनी बना रही है भैया, जर्मनी की कंपनी बना रही है, इतना आपको याद रखना है। तो इस उद्घाटन से क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश अब भारत के उन राज्यों में से एक बन गया है जहां सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। राज्य के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है, और नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में है। तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, इनको आपको जरूर याद रखना है। आपके प्रीलिम्स, आपके मेंस, हर जगह ये काम आएगा, इसको जरूर याद कर लिए। और इससे क्या होगा, आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। अब ये एनसीआर में एक दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, तो जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर भीड़ कम होगी, वहां पर ट्रैफिक थोड़ा कम होगा और ट्रैफिक थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। और उत्तर प्रदेश का टूरिज्म बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश सरकार को रेवेन्यू भी अच्छा खासा मिलेगा। ये बातें तो आप जानते हो, कॉमन सेंस वाली है। आगे चलते हैं, 300 एकड़ जमीन दिया गया है टाटा पावर को। तो टाटा पावर को अभी 300 एकड़ जमीन दिया गया है, बताओ कहां दिया गया? उत्तर प्रदेश में। और क्यों दिया गया है? सोलर प्लांट लगाने के लिए। तो ये कहां पर दिया गया? तो गीडा ने दिया इसको, गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने धुरिया पार औद्योगिक विकास कॉरिडोर में टाटा पावर को सोलर प्लांट लगाने के लिए 300 एकड़ जमीन देने की पहचान की है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बन सकता है कि बताओ कि किसने दिया है 300 एकड़ जमीन टाटा पावर को? तो ये गीडा ने दिया है, गोरखपुर में ये सोलर प्रोजेक्ट बनेगा, इतना आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। तो आप देखोगे कि भारत सरकार भाई साहब रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत फोकस कर रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करें। रिन्यूएबल एनर्जी हम कितना क्रिएट करें? आपने देखा होगा 500 गीगावाट की हमें एनर्जी क्रिएट करनी है, 500 गीगावाट की एनर्जी क्रिएट करनी है भारत देश को 2030 तक। इसमें उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, हम सोलर एनर्जी को इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार सोलर प्लांट बहुत लगा रहा है, सोलर पार्क लगा रहा है। तो यही तो सब चीजें चल रही हैं, तो ये सब पॉइंट आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, टीचर है एक दिव्या सिंह। तो दिव्या सिंह एक टीचर हैं, इन्होंने अभी एक रिकॉर्ड बनाया है। गोरखपुर की रहने वाली 28 वर्षीय शिक्षिका दिव्या सिंह ने एवरेस्ट के बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। साइकिल से वहां तक पहुंच गई। तो दिव्या सिंह साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला और दुनिया की दूसरी महिला बन गई हैं। वे पेशे से एक स्कूल शिक्षिका हैं। उन्होंने काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक हिमालय के दुर्गम रास्तों से होते हुए 14 दिनों में इस चुनौतीपूर्ण अभियान को पूरा किया। यह बेस कैंप समुद्र तल से लगभग 17,560 फीट, लगभग 5,360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो साइकिल से जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी एक महिला। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ भारत की कौन सी महिला है जिसने काठमांडू से जो हमारा बेस कैंप होता है, समझ गया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उस बेस कैंप तक हम पहुंच गए। तो वो कौन सी महिला है? दिव्या सिंह। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो बहुत से स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि सर अभी यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू में कौन कौन से बैच चल रहे हैं। तो आप हमारा देखो, एक आरंभ बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, आपकी तैयारी स्टार्टिंग से हो सकती है। दूसरे हम बैच की बात करें, हिंदी मीडियम से अवधय बैच है, आलेखन बैच आपके मेंस की तैयारी के लिए है, प्रीलिम्स का भी बैच आ गया, ARO फाउंडेशन बैच भी आ गया। किसी भी पर्सन को कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो कोड आप लगा सकते हो। कोड कौन सा लगा सकते हो? योगी लाइव। योगी लाइव कोड लगाइए, योगी लाइव कोड लगाइए, आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई आपको दिक्कत है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। जैसे बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं @IIT BHU 13065078 पर आप यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ मुझे मैसेज कर दीजिए। तो ठीक है, तो IIT BHU 130650 पर 78 पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई बैच आपको लेना तो हम आपको हेल्प कर देंगे।
ठीक है। और ना तो आप स्टडी IQ की साइट पर जाओ डायरेक्ट, वहां पर आप कोई भी बैच आप सर्च कर सकते हैं, आराम से मिल जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वेस्टर्न डेडिकेट फ्लाइट कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेट फ्लाइट कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं। तो इंडियन रेलवे ने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेट फ्लाइट कॉरिडोर। और ये वेस्टर्न डेडिकेट फ्लाइट कॉरिडोर कहां से कहां चलेगा, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल टू दादरी, दादरी तो मतलब आप समझ सकते हो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से दादरी तक चलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल कहां पर है, मुंबई में, और ये दादरी कहां है, यूपी के आसपास है। समझ गए। तो वेस्टर्न डेडिकेट फ्लाइट कॉरिडोर 1506 किलोमीटर लंबा है, जो महाराष्ट्र से दादरी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। इससे हमारा बहुत सा आप देखोगे ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्शन किया गया था, डेडिकेट फ्लाइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है। तो इससे क्या होगा, ये हाई कैपेसिटी डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड फ्लाइट कॉरिडोर है। इससे हम सामान इधर से उधर बहुत आसानी से भेज सकते हैं। हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारी इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो आप देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है कि वेस्टर्न डेडिकेट फ्लाइट कॉरिडोर कहां से कहां जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से दादरी तक जाता है, ये आपको लिख लेना है। और ईस्टर्न डेडिकेट फ्लाइट कॉरिडोर कहां से कहां तक जाता है, तो अनोदर जो मेजर फ्लाइट कॉरिडोर है वो ईस्टर्न डेडिकेट फ्लाइट कॉरिडोर है। ये 1337 किलोमीटर लंबा है, और ये आप देखोगे ये कहां से कहां रन करता है, ये लुधियाना पंजाब से रन करेगा और सोना नगर वेस्ट बंगाल तक जाएगा। ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है। तो आप देखो एक और प्रमुख फ्रेट कॉरिडोर की हम बात करें, फ्रेट कॉरिडोर की हम बात करते हैं, तो ये क्या है, ईस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर 1337 किलोमीटर लंबा है, लुधियाना पंजाब से सोननगर पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है, या पहली पूरी हो चुकी है और चालू है। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दानकुनी पश्चिम बंगाल से सूरत गुजरात तक नए प्रस्तावित फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की थी। तो हम फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, कहां से कहां जाएंगे, ये सब बातें आप लिख सकते हो, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं भैया, नवल सौर म्यूजियम कहां बन रहा है, तो आप देखोगे नेवल सौर म्यूजियम कहां पर बन रहा है, तो नेवल मतलब नेवी से जुड़ा हुआ है, तो नेवल सौर म्यूजियम ये आप देखोगे लखनऊ में बन रहा है। तो यहां पर आप लखनऊ में बनेगा, तो यहां पर क्या दिखाया जाएगा, यहां पर एक तरीके से नेवल के जो शिप होते हैं उन जहाजों को दिखाया जाएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश के किस शहर में नेवल सौर म्यूजियम बनाया जाएगा, तो लखनऊ के IT सिटी इलाके में। समझ गए। एकाना स्टेडियम के पास नेवल सौर म्यूजियम का निर्माण लगभग 70% पूरा हो चुका है, और यह संग्रहालय देश में अपनी तरीके का पहला केंद्र होगा जहां सेवानिवृत्त युद्धपोत और उनसे संबंधित उपकरण यहां पर प्रदर्शित किया जाएंगे। तो नेवल से रिलेटेड मतलब इंडियन नेवी से रिलेटेड कुछ चीजें होंगी, उनको यहां दिखाया जाएगा। तो एक तरीके से क्या होगा, उत्तर प्रदेश में टूरिज्म बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश में टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो जॉब भी बढ़ेंगे। ये सब बातें आप लिख सकते हो, अपने मेंस में कनेक्ट कर सकते हैं, तो सब बातें लिखोगे। तो जहाज के आकार की संरचना बनाई गई है, नौसैनिक वास्तुकला यहां पर दिखाई गई है, नौसैनिक सौर वाटिका भी बनाई गई है। नौसैनिक सौर वाटिका परिसर में एक विशेष नौसैनिक सौर उद्यान विकसित किया जा रहा है, जो एक प्रमुख आकर्षण केंद्र होगा यहां पर। आगे चलते हैं भाई, देखो हम इसी की बात कर रहे थे कि 31 मई तक लास्ट डेट है ऑफर की, 31 मई तक लास्ट डे है ऑफर की। आप कोई भी बैच खरीदते हैं आपको अभी 50% का ऑफ मिल जाएगा। आपको पता है, चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, अवधेय बैच को खरीद सकते हैं। आप बाइलिंगुअल में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना चाहते हैं, तो आरंभ बैच फाउंडेशन बैच खरीद सकते हैं। इसकी भी सेल जो है 31 मई को लास्ट हो रही है। ऐसे UPPCS का प्रीलिम्स बैच भी आ गया है। ऐसे ही देखोगे आलेखन मेंस आंसर बैच आ गया है, ऐसे ही UPPCS का RO ARO का फाउंडेशन बैच आ गया है। कोड क्या लगाना है आपको, कोड आपको पता है भैया, योगी लाइव लगाना है। योगी लाइव आप कोड लगा दीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोड लगाते हैं आपको कोई दिक्कत होती है पढ़ाई करने में, आप मुझे टेलीग्राम पर बताइए कि सर मैंने आपका कोड लगाया था, आप मुझे गाइडेंस दीजिए, मैं आपको जरूर सपोर्ट करूंगा। ठीक है। कैसे करना है थोड़ा बता देते हैं, बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ पाते, तो मुझे लगता है बता देता हूं, इसी क्लास में मैं आपको बता देता हूं। करना क्या है आपको, सिंपल आपको करना क्या है कि एक तरीके से आप क्या करो, गूगल करो। ठीक है। क्या करो, स्टडी IQ को गूगल कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, साइट पर जाइए, आपने स्टडी IQ को गूगल किया। ठीक है। जैसे मैं देखो यहाँ पर गूगल कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या स्टडी IQ IAS बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज,
इस पर आपने क्लिक किया। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये देखो स्टडी IQ का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, स्टडी IQ का इंटरफेस। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल जैसे ही करोगे तो यहाँ स्टेट PSC दिखेगा, और स्टेट PSC में आपको क्या दिखेगा, उत्तर प्रदेश दिखेगा। और उत्तर प्रदेश में देखो ये हमारा आरंभ बैच है, ये हमारा अभ्युदय बैच है, ये बाइलिंगुअल में है, ये हिंदी मीडियम है प्योर, ये आलेखन बैच है। समझ गए, सॉरी आलेखन बैच ही खुल गया, पहले दिखा देते हैं कौन कौन से बैच है। ठीक है, तो आलेखन बैच हो गया। दोबारा से ओपन करते हैं। स्टेट PSC में जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ, तो आप देखोगे आरंभ, अभ्युदय, आलेखन, UPPCS प्रीलिम्स का बैच, ये परख मेंस का बैच है, मेंस की, और ये यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 का बैच है, आप इसको भी ले सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आप आरंभ बैच ले रहे हैं, आरंभ बैच में गए और आप आरंभ बैच में बाय नाउ किए। जैसे ही बाय नाउ करोगे तो यहाँ कूपन कोड का ऑप्शन दिखेगा, तो लैपटॉप से कूपन कोड का ऑप्शन यहाँ दिखेगा ऊपर ही। योगी लाइव आपने लगाया और योगी लाइव आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखो 20,000 का जो बैच था आपको ये 3,999 रुपए में मिल रहा है, प्लेटिनम बैच जो 4 साल की वैलिडिटी है। गोल्ड की हम बात करते हैं तो गोल्ड अभी 9,999 रुपए में मिल रहा है। तो ये ऐसे आपको मिलना है, समझ गए। लेकिन मोबाइल से आप करोगे तो मोबाइल से ध्यान रखना, मोबाइल से कूपन कोड का ऑप्शन थोड़ा यहाँ दिखता है, थोड़ा स्क्रॉल करके देख लेना। तो बहुत से लोग जो स्टूडेंट होते हैं मोबाइल से खरीदते हैं, बोलते हैं कि सर हमको तो कूपन कोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप देख लेना। तो ये था, हमने बैच के बारे में आपको बता दिया है, तो देख लेना। कूपन कोड आपको क्या लगाना है, योगी लाइफ, चाहे आरंभ आप लीजिए, चाहे UPPCS प्रीलिम्स लीजिए, चाहे ARO का फाउंडेशन बैच लीजिए, चाहे आलेखन लीजिए, देख लेना अपने अकॉर्डिंग। अब हम आगे बात करते हैं आकाशवाणी लखनऊ। आकाशवाणी जो है लखनऊ में जो है उसका 89th फाउंडेशन डे है। अब बोलोगे सर ये कब बना था, इसका 89th फाउंडेशन डे है, तो इसकी स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1938 में भाई पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो लखनऊ का जो आकाशवाणी लखनऊ जो है वो 2 अप्रैल 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक भव्य समारोह के साथ अपना 89वां स्थापना दिवस मना रहा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 अप्रैल 1938 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। ये आप लिख सकते हो, ये अच्छे से समझ सकते हो। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आकाशवाणी लखनऊ की स्थापना कब की गई थी, तो 89th फाउंडेशन डे इसका मनाया गया। तो ये 2 अप्रैल 1938 को की थी, किसने, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। तो यहाँ कभी कभी यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ये आपको डायरेक्ट लिख लेना है। ऐसे ही देखोगे कि AI बेस्ड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल बन रहा है गोरखपुर में। तो गोरखपुर में कभी भी कोई बाढ़ आएगी तो वहां पर हमने ऐसे सेंसर लगा रखे हैं जो AI से कनेक्टेड होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। वार्निंग सिस्टम, अलर्ट सिस्टम हम बना रहे हैं, ये लिख सकते हो। और ये कहां पर बन रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, गोरखपुर में। तो ये बहुत अच्छा बात है कि AI आधारित हम वर्षा पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो आप देखोगे पेपर 6 में, यूपी स्पेशल पेपर 6 में एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है वेदर फोरकास्टिंग इन यूपी। तो वेदर फोरकास्टिंग की हम बात करें तो ये बातें लिख सकते हो कि अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के लिए उत्तर प्रदेश में एक AI बेस्ड हमने सेल बनाया है। तो ये आप मेंस में जरूर लिख लोगे। और ये भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है कि AI बेस्ड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल हमने बताओ कहां लगाया, तो ये गोरखपुर में लगाया है। इतनी बातें आपको लिखनी है। ऐसे ही देखोगे यूपी CM ने 250 इको फ्रेंडली व्हीकल्स लखनऊ में लॉन्च किए। हम पहले ही बता चुके हैं कि लखनऊ नगर निगम ने क्या किया है कि कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कि हम लखनऊ को एक बेहतर शहर बनाएं, जिससे क्या हो कि CO2 कम निकले, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हो। और भारत देश का जो टारगेट है 2070 तक नेट जीरो एमिशन को, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं। और ये लखनऊ से स्टार्ट किया गया है, यह हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, दोबारा से आपके पास आ गया। तो 250 हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लॉन्च कर रहे हैं, जिससे हम क्या करें, जिससे लखनऊ में जो हमारा जो CO2 एमिशन है वो थोड़ा कम हो। तो ईंधन पर भारी खर्चा होता था। लखनऊ हमारी जो आप देखोगे, लखनऊ जो म्यूनिसिपैलिटी आप देखोगे कि जो लखनऊ का नगर निगम था वहां पर आप देखोगे बहुत ज्यादा खर्चा होता था पर डे का, समझ गए। तो आप देखोगे लगभग 7 लाख रुपए पर डे का खर्चा होता था। तो ये खर्चा भी कम हो जाएगा। तो जो जो व्हीकल डीजल पर चलते थे अब वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलेंगे। तो जो करप्शन भी हो रहा होगा डीजल के नाम पर वो भी रुक जाएगा। आप समझदार हो, समझ गए होंगे। तो योगी जी ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 7 लाख का पर डे का खर्चा दिखाया जाता था डीजल के नाम पर लखनऊ नगर निगम में, वो खर्चा अब क्या होगा, कम होगा। ठीक है,
चलिए भाई आगे चलते हैं। मीटिंग राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड थ्रू ग्रीन एनर्जी। इसमें कुछ नहीं बताया गया, बस ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पिछले 3 सालों से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन अच्छा खासा कर रहा है और जो डिमांड है उत्तर प्रदेश के लोगों की वो इलेक्ट्रिसिटी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ एक डेटा दिया है, तो ये डेटा लिख सकते हैं कि 2023 में लोगों को 1,48,287 मिलियन यूनिट बिजली हमने आपूर्ति की है। बस ये डेटा आपको याद रखना है। और ये वर्ष आंकड़ा बढ़ के इस वर्ष मतलब इस साल की हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1,75,000 मिलियन यूनिट होने का। तो ये डेटा अपने मेंस में यूज करना हो तो कर सकते हो। तो मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है जिससे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा सके, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो, चाहे वो भाई साहब थर्मल पावर प्लांट से हो। थर्मल पावर प्लांट आपको पता है उत्तर प्रदेश में कई हैं, एक मलावन के आसपास है, एक कानपुर में आपने देखा होगा, प्रयागराज में मेजा थर्मल पावर प्लांट देखा होगा। तो थर्मल पावर प्लांट पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा थर्मल पावर प्लांट कहां पर लगा हुआ है। तो सरकार चाह रही है क्या है, चाहे हम थर्मल पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, चाहे हम सोलर एनर्जी से करें, हम अपने लोगों को भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। आगे चलते हैं। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था नोएडा के आसपास, और वो किसने किया था, हमारे जो मजदूर हैं उन्होंने ये बोला कि जो फैक्ट्री में जो हमारे मजदूर जो काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला, उन कर्मचारियों ने बोला कि हमारी सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो उस प्रोटेस्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला कि हम 21% की सैलरी बढ़ाएंगे जो गाजियाबाद नोएडा के आसपास जितने भी हमारे कर्मचारी हैं। तो आप देखोगे नोएडा और गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए अकुशल श्रमिक की जो सैलरी हो गई थी प्रतिमाह के लिए वो 13,690 हो गई थी, अर्ध कुशल श्रमिक के लिए 15,069 रुपए हो गई थी, कुशल श्रमिक के लिए 16,868 रुपए हो गई थी। तो ये बातें आप लिख सकते हो, समझ गए। और ये भी आप देखो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए सैलरी क्या बढ़ाई गई थी, लगभग 9.2% से लेके 15% तक बढ़ाई गई थी, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये पॉइंट है, ये डेटा आप लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे फैक्ट्रीज में काम करते हैं हमारे जो कर्मचारी, उनकी सैलरी कितनी बढ़ाई गई है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं भाई। यूपी का पहला पोल्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है, तो जिसमें पोल्ट्री के आप देखोगे कि पोल्ट्री जानते होंगे कि भाई साहब पोल्ट्री क्या है। तो आप देखोगे कि पोल्ट्री की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 कहां हो रहा है, यूपी में, ये लखनऊ में हो रहा है। कहां पर हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है कि भाई हम मुर्गी पालन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और इस बार का जो थीम था इस पोल्ट्री कॉन्क्लेव का वो ये था कि पोल्ट्री टू प्रोग्रेस। और इसको कौन लीड कर रहे थे, धर्मपाल सिंह जो हैं एक तरीके से एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो इसको लीड कर रहे थे। मतलब मैन जो भाई साहब यहाँ पर्सन थे वो यही थे। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये निकाली गई थी कि जो भी अंडे हैं उस पर एक्सपायरी डेट अब आपको उत्तर प्रदेश में लिखी हुई मिली होगी। तो मुर्गी ने आज अंडा दिया है तो उस अंडे को 28 दिन तक हम खाने योग्य मानेंगे, और 28 दिन से ज्यादा दिन हो गए तो हम उसको अंडे को भाई साहब खाने योग्य नहीं मानेंगे। तो हमने एक्सपायरी डेट भी स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश में अंडों पर। तो ये कहां पर निर्धारित हुआ है, यूपी का जो पोल्ट्री कॉन्क्लेव हुआ है वहां पर बातें हुई हैं। तो अच्छा इनिशिएटिव है जिससे लोगों के हेल्थ का केयर किया जाएगा। अगले टॉपिक की बात करते हैं कि 16वां हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी बिहार में। कहां पर हुई है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कहां पर हुआ था, राजगीर बिहार में। हॉकी इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें 30 टीम ने भाग लिया था। मेल की जो टीम है, मेल टीम की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ने जीता था, और फीमेल टीम की हम बात करें तो झारखंड ने मध्य प्रदेश को हराया था। तो आप मेल टीम किसने जीता, मेल टीम में हम बात करें पुरुषों की टीम में उत्तर प्रदेश की टीम जीती, महिलाओं की टीम में झारखंड की टीम जीती और दोनों जगह भाई साहब मध्य प्रदेश हारा था। चाहे पुरुषों की टीम हो उसमें भी मध्य प्रदेश हारा, चाहे भाई साहब महिलाओं की टीम हो उसमें भी मध्य प्रदेश हारा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 16वां हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता, पुरुषों में उत्तर प्रदेश ने जीता, महिलाओं में किसने जीता, झारखंड ने जीता। कहां हुआ था ये इवेंट, बिहार में हुआ था। इतनी बातें आपको बस लिखना है, सिंपल। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश ने अपना जल पखवाड़ा मनाया है स्कूल में। जल पखवाड़ा क्या है कि जल संरक्षण को बढ़ाया जाए। तो ये 15 दिवसीय होता है। तो जल पखवाड़ा अभियान कब से कब चला था, तो 16 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में चला था। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। और ये जल शक्ति अभियान जो था, समझ गए, तो वो कैच द रेन उसके अंदर चलाया गया था, जिससे हम क्या करें, हम अपने उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण को हम बढ़ा सकें, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया था।
तो जागरूकता, एक तरीके से लोगों को जागरूकता बढ़ाई गई थी, बच्चों को ये सिखाया गया था जल बचाना क्यों जरूरी है, दैनिक अभ्यास सिखाए गए थे, प्रतियोगिताएं हुई थी कि जल संरक्षण पर आप वाद विवाद करो, निबंध प्रतियोगिता हुई थी जिससे लोगों को ज्यादा जागरूकता बढ़े, सामुदायिक पहुंच हो, छात्रों इन संदेशों को अपने घर तक ले जाएंगे, पोस्टर बनाए गए थे, पोस्टर प्रतियोगिता हुई थी, पोस्टर जो जीता था उसको भाई फिर वो अपने घर ले जाएंगे पोस्टर कि जल बचाओ जीवन बचाओ, ऐसे पोस्टर बनते हैं ना, तो ये भी है। तो इससे क्या होता है कि जागरूकता बढ़ती है। आगे चलते हैं भाई, संसद खेल महाकुंभ 3rd एडिशन हुआ था, तो बताओ ये कहां पर हुआ था। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या किया था, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, आप देखोगे राजनाथ सिंह ने संसद खेल महाकुंभ, ये कहां पर हुआ, लखनऊ में हुआ था, वहां पर राजनाथ सिंह जी आए थे और ये 3रा एडिशन किया गया था। सिंपल ये था कि लोग स्पोर्ट्स में भाग लें, समझ गए। 3 दिन का इवेंट था और लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुआ था। राजनाथ सिंह टू विजिट लखनऊ फॉर 3 days, लॉन्च संसद खेल महाकुंभ। मतलब बच्चे क्या करें, जो भी पर्सन है वो खेल में, उद्देश्य क्या, इस पहल के मुख्य उद्देश्य थे कि ग्रामीण इलाकों में खेल को बढ़ावा देना, युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, युवा खिलाड़ियों में अनुशासन, टीम वर्क और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करना, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया था, इस इनिशिएटिव को लिया गया था, इतना आप लिख सकते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व न्यूज में है कि बताओ दुधवा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और यहाँ पर कुछ जो हमारे जो गिद्ध होते हैं, समझ गए, हिमालयन ग्रिफन गिद्ध जो हैं वो यहाँ पर मरे हुए मिले। तो आप बोलोगे सर ये गिद्ध क्यों मर रहे हैं, तो वो सेकंड लेवल का जो पॉइजन होता है, जैसे मान लेते हैं कोई जानवर है और जानवर को मान लेते हैं कोई दवाई चढ़ाई गई उसको इलाज करने के लिए, लेकिन वो जानवर मर गया और उस जानवर को वहां छोड़ दिया जंगल में, और उस जंगल में छोड़ दिया। अब उस जानवर का मांस खाने कौन आएगा भाई साहब, गिद्ध आएंगे, चील आएंगी। तो गिद्ध क्या करते हैं, जैसे ही उसको उस मांस को खाते हैं, अब वो मांस क्या है, पहले से पॉइजनस है और उसमें अलग अलग दवाई इंजेक्शन चढ़ाए गए थे। तो इंजेक्शन में आपने देखा होगा अलग अलग, तो आपने बहुत एक दवाई का नाम सुना होगा डाइक्लोफिनेक, ऐसे कुछ मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। वो दवाई क्या करती है, गिद्धों मांस में होगी और गिद्धों की तुरंत किडनी फेल हो जाती है। किडनी तो गिद्धों को भी होती है ना, इसलिए गिद्ध ज्यादा मर रहे हैं। जब किडनी फेल होगी तो उनका पूरा सिस्टम खराब होगा, मर जाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है, तो अधिकारियों के अनुसार उनकी मौत सेकेंडरी पॉइजनिंग की वजह से हुई है। और ये सेकेंडरी पॉइजनिंग क्या होती है, तब होती है जब गिद्ध उन जानवरों के शव खाते हैं जिनमें पहले ही से जहरीले पदार्थ हैं। अब देखो कि क्या क्या जहरीले पदार्थ होते हैं, तो कुछ दवाइयां होते हैं। तो जैसे आप देखो, पहले तो हिमालयन ग्रिफन वल्चर के बारे में देख लेते हैं कि इसका आईसीएन स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटन्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भी इसको प्रोटेक्ट किया गया है, शेड्यूल 4 में, ये भी आप लिख सकते हो। ये रहता क्या है, हिमालय और तिब्बती पठार की ऊंचाई वाले इलाके में रहता है। हिमालयन ग्रिफन वल्चर के बारे में पता होना चाहिए। और आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि डाइक्लोफिनेक शायद दवाई थी या कुछ और थी, उसको आप जरूर बताएं कि कौन सी दवाई है जो जानवरों को लगाई जाती है और उसके लगाने के बाद जब जानवर मर जाता है और गिद्ध उस मांस को खाते हैं तो बेचारे मर जाते हैं, वो कौन सी दवाई है। तो डाइक्लोफेनाक ही है शायद, एग्जैक्ट नाम मुझे भी याद नहीं है, जस्ट मैं बस जैसे निकल रहा है वैसे बोल दे रहा हूँ। आपको जरूर कमेंट करके बताएं कि जब क्लास लास्ट होती है ना, एंड होती है, तो क्लास के बारे में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी, और जो हमने होमवर्क दिया उसको भी आप बताएं, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। रेजिग्नेशन ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। तो यशवंत वर्मा भाई साहब जो आप देखोगे प्रयागराज हाई कोर्ट के एक जज रह चुके हैं, और उनके घर में जब आग लगी थी तो वहां पर रुपया निकला था। तो लोगों ने बोला कि भाई ये तो बहुत करप्ट इंसान है, इनके घर में इतना रुपया निकला है। तो भाई साहब पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट की प्रोसेस, इनको रिमूवल हटाने की प्रोसेस स्टार्ट हुई, उससे पहले ही इन्होंने रिजाइन दे दिया आर्टिकल 217 के तहत, समझ गए। तो संविधान के आर्टिकल 217 वन सब क्लॉज ए के तहत भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया इन्होंने। तो ये आर्टिकल पूछा जा सकता है कि किसी भी राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं उसमें जो जज है वो इस्तीफा किसको देगा, वो भाई साहब किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। किस आर्टिकल के तहत देगा, ये आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने देखा होगा, ये करप्शन का भी एग्जाम्पल है, आप अपने इथिक्स में भी यूज कर सकते हो कि कैसे हमारे जो अधिकारी लोग हैं जिनको जिन पर लोग निर्भर हैं, समझ गए, जिनके हाथ में जस्टिस है और उन्हीं के घर में इतना करप्शन मिल रहा है। तो जस्टिस यशवंत वर्मा का एग्जाम्पल लिख सकते हो, यशवंत वर्मा जी का एग्जाम्पल लिख सकते हो कि यशवंत वर्मा जी के पास कैश इतना आया तो कहां से आया, समझ गए। करप्शन का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, क्या ही करोगे, तो यशवंत वर्मा जी का एग्जाम्पल दे सकते हो इथिक्स में। तो ये सब बातें हैं, तो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक।
तो विक्रमादित्य वैदिक क्लॉज कहां लगेगी? वाराणसी का जो मंदिर है, समझ गए, वो काशी विश्वनाथ मंदिर। तो काशी विश्वनाथ मंदिर दो हैं, एक तो पुराना और एक बीएचयू के अंदर। एक बीएचयू के अंदर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पर हमने 4 साल गुजारे हैं आईआईटी बीएचयू में। मैं शाम को यहाँ पर जाता था बीएचयू का, ये बीएचयू के अंदर का मंदिर है, ये बीएचयू के, यहाँ पर बैठने की बहुत जगह है, आप जाइए तो बहुत सुकून मिलेगा आपको। तो आप देखोगे यहाँ पर विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक लगेगी। अब बोलोगे सर ये वैदिक क्लॉक क्यों लगेगी, किसने गिफ्ट की है? तो हमने आपको बताया था कि वाराणसी में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का सहयोग सम्मेलन हुआ था। तो भाई साहब जो वहां के मुख्यमंत्री हैं यादव जी मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक वैदिक क्लॉक गिफ्ट की है। तो आप देखोगे तो यह 700 केजी की वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भेंट किया है, किसको? उत्तर प्रदेश को। और इसका अनावरण कौन करेंगे? योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक उत्तर प्रदेश में एक मंदिर में इसको लगाया जा रहा है, तो बताओ कहां लगाया जा रहा है? तो वाराणसी आपको याद रखना है इतना, ठीक है। और इसमें कैलकुलेशन अलग अलग है, तिथि इसमें देख सकते हो, नक्षत्र देख सकते हो, चंद्रमा के चरण ये बताएगा, ग्रहण कब लगेगा, त्योहार कब आएंगे। तो ये सब इस वैदिक क्लॉक में ये सब चीजें कैलकुलेशन की जा सकती हैं। तो हमारी जो प्राचीन हमारी जो एंशियंट तकनीकी थी कि कैसे हम डेट निकालेंगे, कैसे हम त्योहार के बारे में निकालेंगे, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, सब इन्हीं वैदिक क्लॉक के कारण ही हम करते थे, मापते थे, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, बीएचयू ने क्या किया है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अभी एक कंपटीशन हुआ था, नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन, इसको जीत लिया है। अब बोलोगे सर नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन क्या होती है? कि कोई केस है, उस केस को कैसे सॉल्व किया जाए, उसके ऊपर रिसर्च करो और पूरा डेटा दिखाओ कैसे किसी केस को सॉल्व किया जा सकता है, ऐसी कंपटीशन हुआ। तो उस कंपटीशन में पहला नंबर जो आया है वो बीएचयू का आया है, इतना आपको याद रखना है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कितना रुपए मिला है भैया? 25,000 रुपए मिला है, पहली रैंक है। सेकंड नंबर पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आई है, उसको 11,000 रुपए मिला है। और होस्ट किसने किया था इस कंपटीशन को? इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने होस्ट किया था, समझ गए। तो ये पूछा जाए कि नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन में कौन जीता है? तो बीएचयू जीता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जीता है, इतना आपको याद रखना है। ऐसे देखोगे इंटरनेशनल योग एंड वेलनेस सेंटर खोला गया है, तो उत्तर प्रदेश में कहां खोला गया? बागपत में खोला गया है। तो इससे क्या होगा? टूरिज्म बढ़ेगा, समझ गए, इससे लोगों का हेल्थ भी बेहतर होगा। एक वेलनेस हब के रूप में हम बागपत को कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बागपत वालों के लिए जरूरी खबर, 150 एकड़ की भूमि में बनेगा अंतरराष्ट्रीय योग एंड वेलनेस सेंटर। तो अंतरराष्ट्रीय योग एंड वेलनेस सेंटर कहां पर बनेगा? बागपत में। और ये आप अपने मेंस में भी आप लिख सकते हो, पेपर 6 में, समझ गए, पेपर 6 में। इसलिए यूपी स्पेशल पढ़ोगे तो आपको पेपर 6 का बहुत कंटेंट मिल जाएगा, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, नए नए डेवलपमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये जरूर लिखो। अराउंड 40% कंट्रीब्यूशन ऑन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। तो कर्मयोगी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था मोदी जी ने, याद हो। और कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इसलिए लॉन्च किया था जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको अच्छा इंसान बना दिया जाए जिससे कम करप्शन करें। तो उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने भाई साहब दूसरे नंबर पर यहाँ पर ट्रेनिंग मिली है। तो आप देखोगे तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कर्मयोगी प्लेटफॉर्म में उत्तर प्रदेश की क्या रैंकिंग रही है? तो भैया दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। आगे चलते हैं, गोरखगिरी माउंटेन न्यूज में है। तो गोरखगिरी माउंटेन को अभी यहाँ पर टूरिज्म बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? गोरखगिरी माउंटेन पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए इस पर काम करना स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि गोरखगिरी माउंटेन बताओ कहां पर है? तो ये महुआ में है। तो याद रखना कहां पर है? महुआ में है। और ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर तपस्या की थी और उनके जो डिसाइपल थे सिद्धो दीपक नाथ जी, वो भी यहाँ पर रह चुके हैं। तो ऐसा माना जाता है। और इसको स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। और ये गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य से जुड़ा एक तपस्या स्थल है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम के वनवास काल से भी जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र बुंदेलखंड के महान योद्धाओं और आला और उदल की विरासत के रूप में भी जाना जाता है। तो आला उदल के बारे में आपने जरूर सुना होगा, आप महुआ से होंगे तो आला उदल के बारे में आपने कहानियां जरूर सुनी होंगी। हमारे गांव में एक इंसान थे, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, वो आला उदल की भाई साहब आला सुनाते थे, उनसे बोलते थे आला सुनाओ, तो वो आला सुनाते थे। तो आला उदल की भाई साहब जो उनकी लड़ाइयाँ थी उनको सुनाते थे। तो ये गोरखपुरी माउंटेन कहाँ पर है? जहाँ पर टूरिज्म बढ़ाने की बात कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, महुआ में है, ठीक है, महुआ में है। तो देखो हमारे डियर स्टूडेंट्स, जो भी आप हमारे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, देखो डेडिकेशन से आप पढ़ाई करोगे
तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। ये तो हमारा मंथली करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश का। मैं डेली करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ सुबह 8 बजे, सोमवार से लेके शनिवार तक पढ़ाता हूँ। आप हमारे साथ डेली पढ़ना चाहते हैं कि करंट अफेयर को कैसे पढ़ाया जाए, समझ गए, कैसे कनेक्ट किया जाए मेन से और कैसे सिलेक्शन लिया जाए। मैंने देखो यूपीपीसीएस में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया था 2021 में, पहला अटेम्प्ट था। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने सही से पढ़ाई की, सही डायरेक्शन में, और सिलेक्शन ले लिया। आप बोलोगे सर आपसे कहाँ पढ़ सकते हैं डेली, तो आप देखो हमारे साथ यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू एक चैनल है, आप उसको सर्च करो, यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू। यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू चैनल पर आप जाइए, लाइव सेक्शन में आप जाइए, वहां पर मैं सुबह 8 बजे आपको डेली पढ़ाता हूं, तो उसको आप जरूर देखें, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी बनने जा रही है, तो भाई साहब ये पहले ही से है, तो नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी न्यूज में है, तो बताओ ये कहां पर है, तो ये 3 स्टेट में आती है, राजस्थान, समझ गए, मध्य प्रदेश भी इसको देखता है और उत्तर प्रदेश भी। तो नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी क्यों बनी थी, घड़ियाल को बचाने के लिए। तो आप देखो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देश दिया है कि वो सभी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं, जिससे वहां पर इलीगल माइनिंग ना हो। इलीगल माइनिंग होगी तो भाई साहब नदी का जो कोर्स है, जहां से नदी जाती है, वो डिस्टर्ब हो सकती है, पॉल्यूशन बढ़ सकता है, उनके अंडे जो होते हैं, घड़ियाल के जो बच्चे होते हैं वो मर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप बोलोगे सर जो सैंड मिलती है जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सैंड होती है उसको क्यों नहीं बढ़ावा दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सैंड क्या होती है कि आप पत्थर से बनाओ, पत्थर को तोड़ तोड़ के सैंड बनाओ, तो इसको यूज किया जाना चाहिए, ना कि जो चंबल रिवर को आप पूरा खाली कर दे रहे हो, चंबल रिवर को आप पूरा पॉल्यूटेट कर दे रहे हो, इसकी बात की गई है। तो ये बातें लिख सकते हो। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ते हैं कि ज्यादा आप मान लो माइनिंग करोगे नदी के उसकी सतह पर जाके, तो नदी की बनावट का बिगड़ जाएगा, पानी की गुणवत्ता में गिरावट आएगी, जैव विविधता वहां की नष्ट होगी, बाढ़ वहन क्षमता में कमी आएगी। तो ये सब है, डैमेज टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो ये सब बातें हैं, तो ये सब आप लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं भैया। उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर आया है जीएसटी कलेक्शन में। तो जीएसटी कलेक्शन में भाई साहब कितने नंबर पर आया है, तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर आया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आया है। तो बोले पहले नंबर पर कौन है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, 1,84,000 करोड़ रुपए का इन्होंने कलेक्शन किया था। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जिसने 82,420 करोड़ किया है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक है जिसने 81,060 करोड़ किया है। चौथे नंबर पर गुजरात है, 73,000 किया है। पांचवें नंबर पर तमिलनाडु है। तो ये पॉइंट आप देख लेना। तो जीएसटी कलेक्शन किस किसने किया है, तो जीएसटी एक्ट कब आया था ये भी आपको पता होना चाहिए, समझ गए। किस जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, वो कौन सा अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, 101वां था। ये सब बातें याद कर लिया करो, रिवीजन कर लिया करो। आगे चलते हैं। इनॉग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस। एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस 2026 में कहां पर हुआ है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 6वीं उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का उद्घाटन किया। तो यह पूछा जाए कि 6वीं उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस कहां हुआ, लखनऊ में हुआ। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, तो बताओ कितनी आबादी को भाई साहब रखता है। भारत की लगभग 16 से 17% आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। और यह भी पता होना चाहिए कि खेती योग्य जमीन पूरे भारत की उत्तर प्रदेश में कितनी है, 11% है। और आप देखोगे भारत का कुल जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 21% कहां से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, समझ गए। तो ये सब जो डेटा है, ये सब डेटा आप अपने मेंस में आप लिख सकते हो। और मेंस में कहां लिख सकते हो, पेपर जो 8th है जिसको बोलते हैं GS 6, मतलब यूपी स्पेशल पेपर 5 में, और GS 3rd में आप यूज कर सकते हो, GS 3rd में। तो GS 6 और GS 3rd में ये डेटा बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। या थोड़े भी आप समझदार होंगे कि एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस में कुछ डेटा बताया गया कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश कितना खाद्यान्न उत्पादन करता है, भारत का पूरा 21% करता है, मिल्क कितना प्रोड्यूस करता है, भारत का 16% मिल्क भाई साहब उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। ये हमने सब बातें पेड क्लास में पढ़ाई हैं। यदि मुझसे आप मेंस आप पढ़ना चाहते तो हमने आलेखन बैच पढ़ाया है, तो आलेखन 2 आप ज्वाइन कर सकते हैं, आलेखन 2। और आलेखन 2 में हमने पेपर 6 कंप्लीट वे में पढ़ाया है। तो जिसको भी पेपर 5 और 6 से दिक्कत है, आप आलेखन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और कोड आपको पता है, योगी लाइव कोड लगाइए, आप मुझे टेलीग्राम पर बताइए कि सर मैंने कोड लगा के बैच ज्वाइन किया, कोई दिक्कत कोई समस्या होगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। हरमेश डायलॉग 6 हुआ। तो ये हरमेश डायलॉग क्या है, एक प्रतियोगिता होती है जिसमें कुछ विदेशी लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं।
और इंडिया, यूएसए, चाइना, रूस, जापान, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, यूएई। और ये किसके द्वारा किया जाता है? बिमटेक के द्वारा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हर्मेश डायलॉग किसके द्वारा किया जाता है? तो बिमटेक के द्वारा किया जाता है, जो ग्रेटर नोएडा में, और यहाँ पर विदेशी लोग कुछ हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन होती है, इसमें अलग अलग जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, समझ गए, कोई नया कोई दिक्कत चल रही है विश्व में, तो उसके ऊपर यहाँ पर डिबेट होती है, जो अच्छा बोलता है उसको प्राइज मिलती है। तो टोटल प्राइज यहाँ पर 60,000 रुपए बटता है। तो आप देखोगे विनर यहाँ पर कौन रहा था? IIM रोहतक रहा था। रनर कौन रहा था? 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट रहा था। थर्ड प्लेस श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स रहा था। तो कौन कौन जीता ये भी आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। IAF ने कंप्लीट डे नाइट हाईवे लैंडिंग की थी ड्रिल्स इन यूपी। तो आपने देखा होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस पर अभी ये प्रैक्टिस की गई थी कि हम अपने एयरक्राफ्ट है उनको उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस पर। तो ये सुल्तानपुर के आसपास टेस्ट किया गया था। कहां पर? तो आप देखो फाइटर सुकोई को उतारा गया था, समझ गए, एयरबस C295 को उतारा गया था, हेलीकॉप्टर्स को उतारा गया था। तो ये आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस पर ये टेस्टिंग की गई थी कि हम इस पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हम एयरक्राफ्ट उतार सकते हैं कि नहीं। तो ये आपको पता है। तो ये सुल्तानपुर के आसपास की गई। ऐसे ही आप देखोगे कि रॉक लिंक इंडिया एक कंपनी है, रॉक लिंक इंडिया ने क्या किया है? बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट खोला है उत्तर प्रदेश में। तो ये देखो पेपर 6 में यूज कर सकते हो, GS 6 में यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा बात है कि रिसाइकलिंग सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जा रहा है। तो ये सिकंदराबाद बुलंदशहर में खोला जा रहा है। तो आप देखो उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा सिकंदराबाद बुलंदशहर में क्या हो रहा है? रॉक लिंक इंडिया क्या कर रही है? बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट खोल रही है। तो बैटरी रिसाइकलिंग करेंगे तो क्या होगा? सर्कुलर इकोनॉमी हमारी बूस्ट करेगी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या हमारी कौन सी इकोनॉमी हमारी बूस्ट करेगी? सर्कुलर इकोनॉमी। और सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है? हमें यहाँ पर जब बैटरी से यहाँ पर बहुत से हमें खनिज मिलेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल और नवीकरणीय ऊर्जा में इकोसिस्टम में बेहतर होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो खराब हो रहा है उनकी बैटरी को रिसाइकिल करेंगे। हमारी चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब सर्कुलर इकोनॉमी हमारी बेहतर होगी। समझ गए, हमको रेयर अर्थ मेटल्स मिलेंगे, दोबारा हम नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, रेयर अर्थ को योगदान होगा। तो ये सब बातें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही देखोगे टक्सो सोलर पार्क प्रोजेक्ट बन रहा है। तो टक्सो सोलर पार्क प्रोजेक्ट कहां पर बन रहा है? तो टक्सो के सोलर पार्क में 600 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगेगा। और ये कहां लगेगा भैया? तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी में लगेगा। झांसी में लगेगा, इतना आपको याद होना चाहिए। तो टक्सो लिमिटेड और THDC इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यूपी नेडा, ये तीनों मिलके क्या करेंगे? इसको बना रही हैं, टक्सो सोलर पार्क को बना रही हैं झांसी में। तो टक्सो सोलर पार्क कहां पर बन रहा है? तो आपको पता होना चाहिए झांसी में बन रहा है, इतना बस लिख लो। ऐसे ही देखोगे ईस्टर्न यूपी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब AI का है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मतलब हिंदी में हम बात करें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है भाई? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की हम बात करें तो केंद्र बनता है जहां पर बहुत अच्छा केंद्र हो, जहां पर रिसर्च कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो पूर्वांचल का जो बन रहा है AI से रिलेटेड, वो गोरखपुर में बन रहा है। कहां पर बन रहा है? गोरखपुर में महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहां पर बन रहा है। और ये कौन बनाएगा? TCS फाउंडेशन और टाटा समूह के समर्थन से इसको बनाया जा रहा है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जाएगी, मशीन लर्निंग सिखाई जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इसको लिख सकते हो कि TCS फाउंडेशन के द्वारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है गोरखपुर के MPIT में, महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बन रहा है। इससे क्या होगा? पूर्वांचल के जो स्टूडेंट हैं जो AI के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, AI के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो यहाँ जाके सीख सकते हैं। ऐसे ही देखोगे छोटी रिवर का प्रयागराज डिवीजन में एक छोटी रिवर थी प्रतापगढ़ के आसपास, उस छोटी रिवर का रिवाइवल किया है। तो आप देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सी नदियों का पुनरुद्धार किया है। तो आप देखोगे नून नदी का एग्जांपल दे सकते हो अपना, नून नदी का भाई साहब रिवाइवल किया गया है। तो ये कानपुर में किया गया है। कहां पर किया गया? कानपुर में। ऐसे ही आप देखोगे भाई साहब, ऐसे ही पीली नदी का पुनरुद्धार किया गया, पीली नदी। तो पीली नदी का पुनरुद्धार कहां पर किया गया भैया? ये जौनपुर में किया गया, जौनपुर में। ये आप लिख सकते हो जौनपुर में। ऐसे ही आप लिखोगे छोटी नदी का पुनरुद्धार किया गया। तो ये कहां पर किया गया? छोटी नदी का पुनरुद्धार, छोटी नदी का प्रतापगढ़ में। समझ गया? प्रयागराज के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में। मेरे दिमाग में पता नहीं प्रतापगढ़ कहां से आ गया, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज डिवीजन में फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो ये आप लिख सकते हो छोटी नदी का। तो फतेहपुर में छोटी नदी को पुनरुद्धार किया गया है। समझ गया? तो फतेहपुर और में
प्रतापगढ़ में कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं, तो उसके लिए सॉरी। तो रिवाइवल ऑफ नियर एक्सटिंक्ट छोटी रिवर का पुनरुद्धार किया गया प्रयागराज डिवीजन में, कहां पर, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए भाई आगे चलते हैं। यूपी सीएम ने बोला है कि जिनका फार्मर रजिस्ट्री नहीं है वो भी अपने गेहूं को बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर वो अपना गेहूं बेच सकते हैं। तो ये गुड गवर्नेंस का एक एग्जांपल है। तो इसलिए क्या है, उत्तर प्रदेश में देखो खरीदारी भी बहुत हो गई किसानों का, 2,36,479 टन गेहूं खरीदा जा चुका है। तो ये अच्छी बात है, समझ गए। तो लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ये भी बोल रही है कि हाँ इस बार तो हम चलो ठीक है आपका गेहूं बिना रजिस्ट्री के हम खरीद लेंगे, लेकिन आप ऐसा भी करो कि रजिस्ट्री, फार्मर रजिस्ट्री जो हो रही है उसमें आप अपने आप को रजिस्टर्ड करो, ठीक है। तो ये सब बातें आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डेडिकेट पोर्टल फॉर पीएम सूर्य घर योजना। तो पीएम सूर्य घर योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, और इसकी प्रेज भाई साहब हमारा जो केंद्र सरकार है उसने भी किया है। और ये पोर्टल का नाम क्या है, प्रधानमंत्री सौर घर योजना .upneda.in, ये एक पोर्टल लॉन्च किया है। और ये पोर्टल इसलिए है कि हम पीएम सूर्य घर योजना को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए। किसी को कोई दिक्कत है, वहां पर कोई शिकायत है वो शिकायत कर सकते हैं, किसी को लगवाना है वो भी आप कर सकते हो। तो पीएम सूर्य घर योजना के लिए एक पोर्टल बनाया गया है ये उत्तर प्रदेश ने, जिससे क्या होगा, रियल टाइम ट्रैकिंग कर पाएंगे अधिकारी और लाभार्थी दोनों का, बेहतर ट्रांसपेरेंसी होगी, केंद्रीय स्तर पर भी अपनाया जाएगा। तो यूपीनेडा द्वारा ये तैयार किया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारी केंद्र सरकार की, उसने भी इसकी प्रशंसा की कि उत्तर प्रदेश का जो ऑर्गेनाइजेशन है यूपीनेडा, ये अच्छा काम कर रहा है, ये पोर्टल बनाया। हम भी ऐसा पोर्टल बनाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के इस पोर्टल की प्रशंसा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने क्या किया है कि यूपी का जो बारहसिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो यूपी का जो बारहसिंगा वो किस में आता है, 5 डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तर प्रदेश के आसपास। तो देखो बिजनौर में से कुछ एरिया लिया जाएगा, मुजफ्फरनगर का कुछ एरिया लिया जाएगा, मेरठ का कुछ एरिया लिया जाएगा, अमरोहा का कुछ एरिया लिया जाएगा, हापुड़ का कुछ एरिया लिया जाएगा। तो कहने का मतलब जो बारहसिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके आसपास जो एरिया है उस एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि बताओ इको सेंसिटिव जोन अभी बना है उत्तर प्रदेश में, वो कहां पर बना है, बारहसिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास। और बारहसिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पहले क्या था, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बदल के बारहसिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दिया है रिसेंटली। तो कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है, ये भी बात आप लिख सकते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। नॉर्दर्न रीजन का एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो बताओ उत्तरी क्षेत्र का कृषि कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो बताओ ये कहां हुआ है। और यहां पर जो कृषि मंत्री हैं केंद्र सरकार के शिवराज सिंह चौहान, वो यहां पर आए थे। तो ये भाई साहब लखनऊ में हुआ है। तो आप देख रहे हैं लखनऊ में इवेंट बहुत हो रहे हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ रहे हो, और मैक्सिमम जो इवेंट हो रहे हैं वो लखनऊ में हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तरी क्षेत्र का कृषि सम्मेलन बताओ कहां पर हुआ, लखनऊ में हुआ। और यहाँ पर यही बात की गई कि हम कैसे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, समझ गया, कैसे हम फूड सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, यही सब बातें हुई। तो यहाँ पर ये बातें हुई कि हम विकसित भारत कृषि अभियान लॉन्च करेंगे, समझ गए, ये बातें आप लिख सकते हो, ठीक है। किसान आईडी बनाई जाएगी, ये बातें लिख सकते हो। तो ये सब बातें यहाँ पर की गई हैं। अब आगे चलते हैं। कानूनी बदलाव भी किए। मंत्री ने घोषणा की कि नकली कृषि इनपुट की बिक्री पर रोक लगाने के लिए और भी सख्त दंड के प्रावधान के साथ नए बीज और कीटनाशक अधिनियम आएगा। कि कोई फर्जी के बीज बेचता है उस पर हम कुछ कानून बनाएंगे। तो फर्जी बीज नहीं बेच सकते, फ्रॉड बीज नहीं बेच सकते। दालों में आत्मनिर्भरता लाने की बात की गई। खाद्य, तेल और रासायनिक निर्भरता को कम करने के लिए उर्वरक के उपयोग को संबंधित मतलब संतुलित उर्वरक को यूज किया जाए। कि खेती में भाई साहब जो हमारे फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं वो थोड़ा बैलेंस वे में किया जाए। नेचुरल खेती को बढ़ावा दिया जाए, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। ये सब बातें यहाँ पर हुई हैं, अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, इतना आप समझ सकते हो। आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने भाई साहब इनॉग्रेट किया है गंगा एक्सप्रेस वे। तो गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में आपको पता है, गंगा एक्सप्रेस वे भाई साहब कहां से कहां तक जाता है, आपको पता है प्रयागराज से मेरठ तक जाता है। तो मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये बताओ कि इसमें कितना लागत लिया है। तो लागत लगभग 36,000 करोड़ रुपए रहा है। कितनी लेन है, 6 लेन है। इससे क्या होगा, इससे आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी हो रहा, जॉब्स क्रिएशन होंगी, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, समझ गए। ये बहुत उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके जाएगा, तो प्रयागराज, ये सब आपको पता होना चाहिए। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाजापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज।
तो 12 जिलों को ये पार करता है। यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो गंगा एक्सप्रेस वे पर क्वेश्चन बन सकता है। और इसको किसने बनाया? यूपी एडा, मतलब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। 12 जिलों से होकर निकलेगा और 36,000 करोड़ के आसपास इसमें पैसा खर्च किया गया है, समझ गए। और ये लगभग पहले 12 घंटे लगते थे आपको प्रयागराज से मेरठ पहुंचने में, अब आप 6 से 8 घंटे में पहुंच सकते हैं। ये भी बात आप लिख सकते हो। कितना लंबा है ये गंगा एक्सप्रेस वे? 594 किलोमीटर लंबा है। ये सब बातें यहाँ पर दिख रही होंगी, ये सब बातें आपको लिख लेनी है। ऐसे ही आप देखो उत्तर प्रदेश ने न्यू टूरिज्म स्टार्टअप यूनिट स्कीम लेके आया है। उत्तर प्रदेश अब चाह रहा है कि हमारा रेवेन्यू बढ़े, हमारी भाई साहब हमारे पास उत्तर प्रदेश के पास पैसा ज्यादा आए, उत्तर प्रदेश में भाई साहब जॉब्स ज्यादा क्रिएट हों, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जो पर्यटन की हिस्सेदारी है उसके रोजगार में वो 5% हो जाए, समझ गए। तो ये सब करने के लिए वो टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ा रहा है और इसलिए उसने एक न्यू टूरिज्म स्टार्टअप यूनिट स्कीम चलाई है कि हम टूरिज्म को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश ने बहुत काम किया। आपने देखा होगा कि हम टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, हम इको टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, हम रिलीजियस टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, हम वैसा हिस्टोरिकल टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म, ये सब बातें आप जानते होंगे। तो उत्तर प्रदेश इसलिए बढ़ा रहा है कि रोजगार बढ़े, समझ गए। तो इसके लिए अब रोजगार कैसे बढ़ेगा? तो इस योजना के तहत हम जापानी शैली के कैप्सूल पोर्ट्स बनाएंगे कि कुछ जो फेमस जगह हैं घूमने वाली, जैसे वाराणसी है या मथुरा है या अयोध्या है, तो वहां पर हम जापानी के आधार के कैप्सूल पोर्ट्स बनाएंगे छोटे छोटे, कि कोई आदमी अकेला है तो वहां रुक सकता है रात में और कुछ 400-500 रुपए देने हैं और आराम से घूम सकता है। ऐसे ही देखोगे हॉबिट हाउस बनाए जाएंगे, समझ गए, कारवां टूरिज्म बनाए जाएंगे, स्टार वेट्स बनाए जाएंगे खुले आसमान के नीचे, कि एक आपने तंबू लगा दिया और तंबू टाइप का बना दिया। प्रयागराज में आपको घूमना है तो तंबू टाइप के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए जाएंगे। तो ये टूरिज्म बढ़ाने के लिए हैं। तो कहने का मतलब जो वेस्टर्न यूपी है, यूरोपियन कंट्रीज में जो सुविधाएं होती हैं वो अब उत्तर प्रदेश में आपको ये मिलेंगी, ये आप लिख सकते हो, समझ गए। और कोई आप देखोगे कोई यहाँ पर अपना बिजनेस करना चाहता है टूरिज्म इंडस्ट्री में, तो वहां पर कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, स्टैम्प ड्यूटी का फायदा होगा, उसको इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, उसको तुरंत उसको एकदम कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी तुरंत उसका परमिशन मिलेगा। तो ये बातें सब मेंस की हैं। तो ये डेटा आप मेंस में लिख सकते हो। जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में आप लिख लेना। चलिए भाई आगे चलते हैं। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग कम डेमो फार्म एक सेंटर बनेगा, जहां पर हम क्या होगा, बासमती से रिलेटेड ट्रेनिंग होगी, ऑर्गेनिक ट्रेनिंग होगी और उस पर रिसर्च होगी। तो ये कहां पर बनेगा? पीलीभीत में बनेगा। बस इतना आपको याद करना है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर कहां बनेगा? तो पीलीभीत में बनेगा। ये आपको याद रखना है, समझ गए। कहां पर बनेगा भाई? पीलीभीत में बनेगा। ये आप लिख सकते हो, पीलीभीत में बनेगा। तो इससे क्या होगा? पीलीभीत में बनेगा तो आप देखो अपेडा ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर 70 वर्षीय पट्टा समझौता किया है। 70 साल का एक एग्रीमेंट किया है, अपेडा बनवा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये समझ गए। इससे क्या होगा? भारत में जो भाई साहब धान पैदा होता है उसको एक्सपोर्ट भी बढ़ाया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश को भी फायदा होगा बहुत कुछ, समझ गए। बुनियादी ढांचा बनेगा, शिक्षा और विरासत को बढ़ाया जाएगा, इंटरेक्टिव लर्निंग यहाँ पर होगी, किसानों को बहुत फायदा मिलेगा, अच्छे अच्छे सीड्स बनेंगे वो किसानों को मिलेंगे। तो क्या होगा? AI वेस्ट बासमती पैडी सर्वे भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितना बासमती चावल हो रहा है उसका AI के द्वारा हम सर्वे भी कर लेंगे। तो ये सब काम इसी को दिया जाएगा, इस ट्रेनिंग सेंटर को। तो उत्तर प्रदेश में आपको या पूरे भारत में कहाँ कितना बासमती राइस हो रहा है ये भी पता चल जाएगा। तो ये सब बातें आप लिख सकते हो। ऐसी नेक्स्ट हम बात करते हैं, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स आया है और ये इंडेक्स किसने रिलीज किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किया है। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और ये पंचायती राज डे पर किया गया था। मतलब पंचायती राज डे कब होता है? 24 अप्रैल को होता है ना पंचायती राज डे। तो उसी टाइम पर ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स आया है और इस इंडेक्स में ये दिखाया गया है कि कौन सी पंचायत अच्छा काम कर रही है, किस राज्य की पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं, मतलब ग्रामीण लेवल पर अच्छा काम किया जा रहा है। तो आप देखोगे इसमें हम बात करते हैं कई की रैंकिंग निकली है। तो सबसे अच्छी जो रैंकिंग आई है वो आप देखोगे अगरतला की आई है, समझ गए। त्रिपुरा की आई है, त्रिपुरा की अच्छी रैंकिंग आई है कि उसने अच्छा काम किया है। तो आप देखोगे सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? त्रिपुरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। यहाँ की लगभग 80% जो पंचायतें हैं 1176 में से 943 ने फ्रंट रनर ग्रेड हासिल किया है। तो त्रिपुरा ने अच्छा सबसे काम किया परसेंटेज।
कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है जो अचीवर बनी हो, ये भी पॉइंट रखना है। और सबसे ज्यादा भागीदारी डेटा जमा करने के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। 57,668 ग्राम पंचायतें हमने भाई साहब इसमें भाग लिया था, लेकिन जनसंख्या भी तो ज्यादा है ना। तो पहली रैंक किसकी आई है? त्रिपुरा की आई है, ये आपको याद रखना। अब बोलोगे सर उत्तर प्रदेश का भी कुछ डेटा बता दो कि उत्तर प्रदेश में क्या किया है। तो उत्तर प्रदेश की एक पंचायत थी, वो थोड़ा अच्छा काम की है, वो हम अभी आगे देखेंगे, बताएंगे। तो आपने अनुच्छेद 243A पढ़ा होगा, ग्राम सभा से रिलेटेड है, ये आप याद कर लेना। समझ गए? आर्टिकल 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में, ये आपको याद रखना है। कौन से भाग में आता है? 9th भाग में आता है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उस पर कई बार क्वेश्चन बनता है, ये देख लीजिएगा। अब उत्तर प्रदेश ने क्या है यहाँ पर काम किया है? तो उत्तर प्रदेश का एक जो ब्लॉक था सरिया, और उसकी एक ग्राम पंचायत थी बीराहरू, उसने भाई साहब 3rd रैंक अचीव किया है। ये बस आपको पता होना चाहिए। एक हमारी ब्लॉक है, समझ गए? टोटल डिस्ट्रिक्ट हमारे कितने? 75। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने? 796। कितनी पंचायतें? 57,678। और ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो किसने क्या किया है देख लीजिएगा। आगे चलते हैं भाई, ये आपको पता होगा, ये आपको दिख रहा होगा। कोई भी आप चाहते हो कि हमारा कोई बैच खरीदना, तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। समझ गए? हमारे यूपीपीसीएस के ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, जैसे आरंभ बैच है, ये हमारा फाउंडेशन बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोड लगा के, कोड क्या है? योगी लाइव, ये कोड लगा के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, योगी लाइव, ठीक है। और ये 31 मई लास्ट डे है, आपको मैं बता रहे हैं कि आज देख रहे हो 31 मई लास्ट डे चल रहा है। तो जिन भी हमारे स्टूडेंट को बैच खरीदना है, योगी लाइव कोड लगाओ और आप मुझे टेलीग्राम पर बताओ कि सर हमने ये कोड लगाया है, तो हम आपको भाई साहब कोई भी आपको सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा, हम हमेशा आपको गाइडेंस देंगे। और इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट परेशान होता है तो आपको ये पीडीएफ यहाँ मिलेगी। और मुझे कहाँ बात कर सकते हो मुझसे? तो मुझसे टेलीग्राम पर यहाँ मैसेज कर सकते हो, ये हमारा पर्सनल वो है ID @IITBHU 13/065/078 पर आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा इंस्टाग्राम है, आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हो। ये लिंक्डइन है, यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। आंसर राइटिंग करते हो तो आंसर राइटिंग आप लिख के यहाँ भेजिए। यहाँ पर बहुत से लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं और अपने आंसर को भेजते हैं। मैं भी, मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी कभी कभी आंसर देखता हूँ। यह हमारा यूपीपीसीएस स्टडी IQ का चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी बैच आप ज्वाइन करते हैं स्टडी IQ पर, चाहे बुक्स खरीदें चाहे कुछ भी खरीदते हैं, आप ये कोड लगा सकते हैं, योगी लाइव कोड लगा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा ऐप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। हमने यूपी स्पेशल करंट अफेयर अप्रैल का कंप्लीट कर लिया है। आप मुझसे डेली पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर, तो मैं एक यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता हूं, उसका नाम है यूपीपीसीएस स्टडी IQ, यूपीपीसीएस स्टडी IQ। यहाँ पर मैं सुबह सुबह पढ़ाता हूँ। सुबह टाइम हमारा क्या रहता है? टाइम हमारा रहता है 8 AM। आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास कंप्लीट होती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप मुझे ज़रूर टेलीग्राम पर बताएं। और ये क्लास आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके नीचे बताएं कि सर हमने पूरी क्लास देखी है, क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, फीडबैक जरूर दें। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।